हाय शियांग वांग फैमिली, वेलकम बैक। स्लो पॉइजन ऑफ लव का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड शांति की आगोश में अपने अपने प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहा था, पर वो सारे प्रॉब्लम्स वो खुद सॉल्ट आउट कर सकते थे। इसीलिए हर कोई अपनी प्रॉब्लम्स पर और अपने क्लैंस पर ध्यान दे रहा था, क्योंकि अब तक तो जहाँ 2 साल बीत चुके थे, कोई भी ऐसा नहीं था जो कल्टीवेशन वर्ल्ड में कुछ गलत कर पाए, क्योंकि हर कोई अपने अपने आप को, अपनी पावर्स को, अपने क्लैंस को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगा था। इसीलिए कोई भी एक दूसरे पर ना ही अटैक कर रहा था, ना ही कोई एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहा था। बस वो सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स में ही स्टक थे। वही लैन क्लैन में भी हर क्लैन की तरह शांति थी, क्योंकि लैन क्लैन सबसे ज़्यादा क्लैन मैटर में या किसी और चीज़ में फंसा हुआ नहीं था। उसकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी बन चुकी थी उसका खुद का परिवार। मतलब लैन क्लैन सिर्फ अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स में ही जूझ रहा था, क्योंकि हांग वांग जुन था जो जिंगशी को छोड़ने के लिए रेडी नहीं था, और लैन कुरैन थे जो साइक्लूजन से बाहर आने के लिए रेडी नहीं थे। लैन चिंगेजुन, लैन ई, लैन सिचैन और लैन हुसैन, इन सब पर सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी। पूरा क्लैन संभालना, ऊपर से कल्टीवेशन वर्ल्ड में जो क्लैन वेन क्लैन की वजह से तबाह हो चुके हैं, उन पर भी ध्यान देना, जिस वजह से लैन क्लैन में वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका था। आज भी लैन क्लैन में हमेशा की तरह शांति थी, पर हर कोई अपने अपने काम में उतना ही बिजी भी था। जब सब लोग बाहर थे और अपना अपना काम कर रहे थे, मतलब सुबह के 9-10 का टाइम था और हर कोई अपने अपने काम में बिजी था, तब सब ने नीले आसमान में कुछ अलग ही हलचल नोटिस की और सब आसमान की तरफ देखने लगे। आसमान में एक अजीब सा काला पंछी फ्रीली घूम रहा था। वो पंछी बहुत अजीब था, क्योंकि उसके आसपास से ब्लैक स्मोक निकल रहा था और वो पंछी बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रहा था, जिस वजह से जो कल्टीवेटर अंदर की तरफ, मतलब घर में, राज्यसभा में या लाइब्रेरी में ऐसे भी बंद प्लेस पे वर्क कर रहे थे, वो भी उस पंछी की आवाज़ सुनकर बाहर आ चुके थे और हर किसी की नज़र सिर्फ आसमान की तरफ थी। उस पंछी ने बहुत देर तक आसमान में चक्कर लगाए और बाद में अचानक से उसने नीचे देखा। सब कहीं ना कहीं उस पंछी से डर रहे थे, क्योंकि किसी ने भी इतना अजीब पंछी देखा ही नहीं था इससे पहले। लैन चिंगेजुन, लैन ई, लैन सिचैन और लैन हुसैन भी बाहर थे और वो भी उस पंछी के बारे में और उसके इरादे के बारे में जानने के लिए क्यूरियस थे। इसीलिए वो भी उस पंछी को नोटिस कर रहे थे। उस बर्ड ने कुछ देर तो खुले स्काई में राउंड लगाए और बाद में वो अचानक से बहुत तेजी से नीचे की तरफ आने लगा, जिसे देखकर हर कोई डर गया और पीछे की तरफ हो गया। वो पंछी बहुत तेजी से नीचे आया और उसने जमीन से थोड़ा ऊपर की तरफ ही रुककर अपने पंजों में जो एक बॉक्स टाइप कुछ पकड़ा हुआ था उसे नीचे डाला और बाद में वो तुरंत ही वहां से डिसअपियर हो गया। ये सारी चीजें इतनी क्विक हुई थी कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया, पर वो पंछी जा चुका था और उस पंछी ने वहाँ कुछ छोड़ा था। जब लैन सिचैन और लैन चिंगेजुन उस चीज़ के पास गए तो उन्होंने देखा कि ये कोई स्क्रोल टाइप चीज़ है। लैन सिचैन उसे उठाने वाले थे, पर लैन चिंगेजुन ने उन्हें रोक दिया और उन्होंने खुद जाकर उस स्क्रोल को उठाया। लैन चिंगेजुन ने उस स्क्रोल को अच्छी तरीके से चेक किया और बाद में उसे ओपन करके वो पढ़ने लगे। लैन चिंगेजुन वो स्क्रोल पढ़ के टोटली शॉक हो चुके थे, क्योंकि वो एक ओपन इनविटेशन था। लैन चिंगेजुन थोड़ा परेशान हो गए और वो तुरंत अंदर की तरफ चले गए। वो चारों भी इसी इनविटेशन पर बात कर रहे थे, मतलब लैन चिंगेजुन, लैन ई, लैन सिचैन और लैन हुसैन। तभी दूसरे क्लैंस से भी उन्हें लेटर रिसीव होने लगे। हर क्लैन में ऐसा ही एक पंछी नजर आया था, उसने भी ऐसा ही स्क्रोल उस क्लैन में छोड़ा था और सारे स्क्रोल में वही इनविटेशन था। जिन क्लैन, जियांग क्लैन, नी क्लैन, मो क्लैन, यहाँ तक कि वे क्लैन में भी ये इनविटेशन गया था। लैन चिंगेजुन बहुत ज़्यादा वरीड नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब हो क्या रहा है। 2 साल तक तो सब कुछ ठीक था।
तो अचानक डार्क एनर्जी कल्टीवेशन वर्ल्ड में लौट कैसे आ रही है, क्योंकि वी वुशियान ने तो खुद डार्क एनर्जी को पूरी तरीके से कल्टीवेशन वर्ल्ड से खत्म कर दिया था और उसने यिन आयरन को भी खत्म कर दिया था। तो अचानक डार्क एनर्जी फिर से कैसे वापस आने लगी। एक्चुअली हर कोई उस बर्ड को देखकर समझ चुका था कि उस बर्ड को नेगेटिव एनर्जी और डार्क एनर्जी से बनाया गया है। ऊपर से जो इनविटेशन हर क्लैन में उस बर्ड थ्रू पहुंचाया गया था, वो इनविटेशन कोई नॉर्मल इनविटेशन नहीं था, वो एक ओपन वॉर का इनविटेशन था। सब उस बर्ड को देखकर समझ चुके थे कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डार्क एनर्जी का यूज कर रहा है। पर वेन रोहान के बाद ऐसा कौन है जिसके पास इतनी डार्क एनर्जी अभी भी बची है, क्योंकि वी वुशियान ने वेन रोहान को, यिन आयरन को और पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड से डार्क एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, रिसेंटफुल एनर्जी, इन सारों का नामो निशान तक खत्म कर दिया था। तो अचानक फिर से डार्क एनर्जी का सोर्स किसी के पास आया कैसे, ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से सब ने उस बर्ड के पास बहुत स्ट्रॉन्ग पावर फील की थी। एक्चुअली वो बर्ड किसी के भी पास नहीं आया था, सबसे दूर था और उसका काम सिर्फ वो वॉर इनविटेशन क्लैन में छोड़ना था। पर हर किसी ने उस बर्ड के आसपास के ऑरा को महसूस किया था जो बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब फिर से पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में स्ट्रेस का माहौल था। लैन चिंगेजुन ने सारे क्लैंस को लैन क्लैन में बुला लिया था, क्योंकि अब इन सब चीज़ों में बात करनी होगी। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहले तो इन सब चीज़ों के पीछे है कौन, इस बारे में सबको पता करना होगा। पहले तो कल्टीवेशन वर्ल्ड में द ग्रैंड मास्टर ऑफ डिमोनिक कल्टीवेशन मौजूद था, पर अब वो नहीं है। तो ये सारे प्योर कल्टीवेटर इतनी स्ट्रॉन्ग डार्क एनर्जी से लड़ेंगे कैसे? इन सब चीज़ों के पीछे है कौन? ये सब करने के पीछे का उसका मकसद क्या है? ये सब उन्हें डिस्कस करना होगा। इसीलिए लैन चिंगेजुन ने सारे सेक्ट लीडर के पास संदेशा भिजवा दिया था कि उन सबको लैन क्लैन में आना होगा। सारे क्लैंस भी मान चुके थे, क्योंकि इस बार कोई वी वुशियान तो था नहीं उन्हें बचाने के लिए। सबको अपने आप को, अपने क्लैंस को और अपनी फैमिली को खुद ही प्रोटेक्ट करना होगा। यही सोचते हुए सब ने यस कह दिया था और लैन क्लैन में तुरंत दूसरे दिन ही बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई जाती है, क्योंकि वो इनविटेशन 7 दिन बाद का था। मतलब जल्द से जल्द ही उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करके कोई स्ट्रॉन्ग कदम उठाना होगा। कोई भी इस वॉर इनविटेशन को प्रैंक की तरह नहीं ले रहा था, क्योंकि कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग डार्क एनर्जी क्रिएट कर ही नहीं सकता। यही सोचते हुए सब सीरियसली इस मैटर में बात करना चाहते थे। इसीलिए दूसरे ही दिन सारे लोग, मतलब सारे सेक्ट लीडर और स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर लैन क्लैन में मौजूद हो चुके थे, जिसमें जियांग फैंगमियान ने जियांग चैंग को भी कन्विंस करके लाया था, क्योंकि वी क्लैन में भी वो बर्ड गया था और खतरा सारे क्लैंस पर था। तो कोई भी इस वक्त अपनी पर्सनल दुश्मनी तो बीच में नहीं ला सकता। ऑब्वियसली पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर अगर खतरा आएगा तो सारे क्लैंस को अपनी अपनी दुश्मनी, मतभेद भुलाकर एक साथ खड़े होकर एक दूसरे की हेल्प करनी ही होगी। इसीलिए जियांग चैंग और वेन क्विन भी वी क्लैन की तरफ से इस मीटिंग में मौजूद हो चुके थे। इस मीटिंग में पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सारे बड़े बड़े कल्टीवेटर्स मौजूद हो चुके थे, पर सिर्फ लान वांगजी ही एक ऐसा इंसान था जो इस मीटिंग में मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि लैन कुरैन को भी इस मीटिंग में बुलाया गया था और डार्क एनर्जी की बात सुनकर लैन कुरैन भी अपनी साइक्लोजन को छोड़कर इस मीटिंग में आ चुके थे। लैन सिचैन ने लान वांगजी को भी इस मीटिंग में बुलाने की कोशिश की थी, पर लान वांगजी, उसके एंड से कोई आंसर ही नहीं मिला, इसीलिए वो यहाँ मौजूद नहीं था। लैन क्लैन में वे क्लैन भी मौजूद था, जिसका सेक्ट लीडर वेन जूलियो भी यहाँ आया था वेन क्लैन की तरफ से, क्योंकि वेन क्लैन में भी वो बर्ड गया था। वही दूसरी तरफ उसी डेथ फॉरेस्ट की उस अंधेरी केव में उस इंसान ने अपनी आंखें खोल दी थी। उस इंसान के सामने एक पर्सन खड़ा था जिसने अपने
आपको हाइड करने के लिए ब्लैक क्लोथ्स पहने हुए थे। जैसे ही उस इंसान ने देखा कि उस रेड रोब पहने इंसान ने अपनी आंखें खोली है, उसने तुरंत उस इंसान को बो किया और अपनी रिस्पेक्ट शो की। वो इंसान जिसने फुल्ली रेड क्लोथ्स पहने हुए थे वो खड़ा हो गया और उसने अपने सामने ब्लैक क्लोथ्स पहने इंसान की तरफ देखते हुए कहा, जो मैंने कहा था क्या वो हो गया? उस पर्सन ने अपने हेड को झुकाए ही आंसर दिया, यस मास्टर, सब हो चुका है। जैसा आपने कहा सारे क्लैंस में वॉर इनविटेशन भी भेज दिया गया है और पता चला है कि सारे क्लैंस मिलकर इस वॉर में लड़ने वाले हैं। यहाँ तक कि वे क्लैन से जियांग चैंग भी लैन क्लैन गया है ताकि वो सब इस डार्क एनर्जी को रोक सके। वो इंसान जिसने रेड रोब्स पहने हुए थे वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज उस केव में गूंज रही थी और उसने हंसते हुए कहा, सच में क्या इन सब को लगता है कि ये मुझे हरा सकते हैं? 2 साल इंतजार किया है मैंने इन सब चीजों का और ये सब मेरे 2 साल की मेहनत को इतनी आसानी से मिट्टी में मिलाएंगे। इन सब को अब सहना होगा, वो सब कुछ सहना होगा जो मैंने 2 साल तक इस केव में सहा है। ये सब जिम्मेदार है मेरी इस हालत का, ये सब जिम्मेदार है मेरे पापा के मौत का और मेरे पापा का सपना अब मैं पूरा करूंगा। मैं इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर राज करूंगा। इतना बोलकर वो पर्सन जोर जोर से हंसने लगा। जिस पर्सन ने ब्लैक रोब्स पहने हुए थे उसने हल्के से अपने सिर को ऊपर उठाया और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहा, मास्टर, पता चला है कि इस वॉर में लान वांगजी पार्ट नहीं लेने वाला, क्योंकि वुशियान की मौत के बाद लान वांगजी ने अपने आप को अपने ही कॉटेज में बंद करके रखा है और वो 2 साल से ना ही किसी से मिला है, ना ही किसी ने उसे देखा है, ना ही उसने किसी से बात की है। लैन क्लैन ने कोशिश की थी कि वो भी इस वॉर में पार्ट ले सके, पर उसने कोई भी आंसर नहीं दिया। वो पर्सन जिसने रेड रोब पहने हुए थे वो तुरंत मुड़ा और उसने अपने सामने खड़े पर्सन की तरफ देखते हुए कहा, उसे आना होगा, उसे भी इस वॉर में आना होगा, क्योंकि वो भी जिम्मेदार है मेरे पापा की मौत का। अब इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को इस वेंचाओ के हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। इतना बोलकर वेंचाओ फिर से जोर जोर से हंसने लगा। सही सोच रहे हो, वो रेड रोब पहने हुए इंसान कोई और नहीं वेंचाओ था और उसके सामने जो ब्लैक क्लोथ्स में खड़ा था वो पर्सन था वेंचाओ का ओमेगा मिस्ट्रेस, जिसका नाम सुशे था। सुशे वेंचाओ से बहुत प्यार करता था और इसीलिए उसने इन 2 सालों में वेंचाओ का बहुत साथ दिया था। सुशे ने वेंचाओ की तरफ देखा और कहा, सही कहा मास्टर, अब आप इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के किंग बनोगे। वेन रोहान ने सुशे की तरफ देखा और कहा, और तुम इस किंग के क्वीन बनोगे, क्योंकि इन 2 सालों में सिर्फ तुम थे जिसने मेरा इतना ख्याल रखा और मेरा साथ दिया। यहाँ तक कि तुमने तो अपनी गोल्डन कोर तक मुझे दे दी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं सच में खुश हूँ ये जानकर कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। सुशे के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। अब वेंचाओ बचा कैसे, ये जान लेते हैं। विंग ने वेंचाओ को कैद किया था और बाद में विंग ने वेंचाओ की गोल्डन कोर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये सब विंग ने वेंचाओ को उस बैरियर के बाहर फेंक कर किया था। विंग ने वेंचाओ को कभी भी उस बैरियर के अंदर डाला ही नहीं। यहाँ तक कि विंग ने जब मेंग्याओ से कहा कि उसे वेंचाओ पर ध्यान देना है, तब भी मेंग्याओ उस पावरफुल बैरियर के अंदर था और वेंचाओ बैरियर के बाहर था। वेंचाओ की गोल्डन कोर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी और वो उसी बैटलफील्ड में बेहोश पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ विंग ने उन सारे कल्टीवेटर्स को भी सेव करके उन्हें उनकी आत्मा लौटा दी थी और बाद में उनके आसपास भी एक स्ट्रॉन्ग बैरियर क्रिएट कर दिया था, जिस वजह से उन लोगों पर भी ब्लैक एनर्जी का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ।
विंग ने उस बैटलफील्ड में जितने भी लोग थे उन सब के आसपास बैरियर सेट करके रखा था, पर सिर्फ वेंचाओ ही एक ऐसा पर्सन था जो अनकॉन्शियस था और बैरियर के बाहर था। इसीलिए विंग ने जब यिन आयरन से पूरे एनर्जी को रिलीज किया और वो खुद में इन आयरन की एनर्जी को एब्जॉर्व करने लगा, तब उसकी बॉडी भी कहीं ना कहीं वीक थी। इसीलिए वो डार्क एनर्जी बहुत स्ट्रगल कर रही थी विंग की बॉडी को अपना बनाने में। तो ऐसे में पूरी डार्क एनर्जी विंग के अराउंड ही घूम रही थी और वो किसी और को भी ढूंढ रही थी। ऑब्वियसली वो एनर्जी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैलने वाली थी, इसीलिए तो विंग ने उसे अपनी बॉडी दी थी, पर उस बॉडी में एंटर होने में उसे वक्त लग रहा था। तो वेंचाओ की बॉडी भी बैरियर के बाहर थी और वेंचाओ ऑलरेडी ही डार्क एनर्जी को कल्टीवेट करता था। भले ही उसकी गोल्डन कोर खत्म हो चुकी थी, पर फिर भी वो एक पहले डार्क कल्टीवेटर था। इसीलिए डार्क एनर्जी ने उसकी बॉडी को आसानी से एक्सेप्ट कर लिया और विंग ने सबसे ज़्यादा डार्क एनर्जी को एब्जॉर्व किया। वही वेंचाओ की बॉडी ने भी यिन आयरन की बहुत सी डार्क एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया था। यिन आयरन की डार्क एनर्जी भी वेंचाओ पर बहुत आसानी से हावी हो गई, क्योंकि वेंचाओ के पास एक तो कोई गोल्डन कोर थी नहीं, दूसरी बात वेंचाओ उस बैटलफील्ड में सबसे ज़्यादा कमज़ोर था और डार्क एनर्जी सबसे ज़्यादा इफेक्ट कमज़ोर इंसान पर ही तो करती है। इसीलिए वेंचाओ ने भी अच्छी खासी डार्क एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया था। बाद में विंग ने सारी डार्क एनर्जी को ख़त्म कर दिया था, पर वेंचाओ की बॉडी ने जितनी डार्क एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया था विंग उसे ख़त्म कर ही नहीं पाया। विंग ने पहले ही लैन चिंगेजुन से कह दिया था कि उन्हें वॉर के बाद वेंचाओ को सज़ा देनी है, पर जब विंग के साथ वो सब हो रहा था सब लोगों का ध्यान सिर्फ विंग की तरफ था, किसी ने भी वेंचाओ की तरफ देखा ही नहीं। वेंचाओ अपनी कॉन्शियसनेस गेन कर चुका था और अब वो खुद को बहुत स्ट्रांग भी महसूस कर रहा था। वो जानता था कि अगर वो यहाँ रुका तो उसे भी अपने फादर की तरह ही मरना होगा, क्योंकि वेंचाओ ने उसके फादर को मरते हुए देख लिया था। इसीलिए उसने सोचा कि अभी यहाँ रुककर मौत को गले लगाने से अच्छा है कि वो यहाँ से भाग जाए। और जब उसने देखा कि सबका ध्यान सिर्फ विंग की तरफ है, तब वो चुपके से वहाँ से भाग गया था। और विंग के मौत के बाद पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड इतना ज़्यादा सदमे में आ चुका था कि किसी ने भी वेंचाओ का ख्याल ही नहीं किया। वेंचाओ को ये पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड जैसे भूल ही चुका था। वही दूसरी तरफ वेंचाओ भागते हुए सीधा डेथ फॉरेस्ट में चला गया था और उसने अपने आप को बचा लिया था। पर वेंचाओ को उस डेथ फॉरेस्ट में लाने का और उसे हील करने में सबसे बड़ा हाथ था खुद सुशे का, क्योंकि सुशे ने भी हेल्प की थी वेंचाओ की उस बैटलफील्ड से भगाने में, और उसे यहाँ छुपाने में भी सुशे का ही हाथ था, क्योंकि सुशे जानता था कि पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड अब खुद को रीबिल्ड करने में बिजी है, तो किसी का भी ध्यान इस ब्लैक फॉरेस्ट में नहीं जाएगा और यहाँ वो वेंचाओ को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है। सुशे जान चुका था कि विंग ने वेंचाओ की गोल्डन कोर भी खत्म कर दी है, इसीलिए सुशे खुद भी एक नॉर्मल कल्टीवेटर था। वो इतना स्ट्रांग नहीं था, पर फिर भी वो कल्टीवेटर था, तो उसने अपनी गोल्डन कोर वेंचाओ को दे दी थी। और वेंचाओ को जब गोल्डन कोर मिली तब वो बहुत जल्द ही हील हो गया था। ऊपर से उसके अंदर ऑलरेडी डार्क एनर्जी थी और उन डार्क एनर्जी को जब गोल्डन कोर मिली तब उन डार्क एनर्जी ने उस गोल्डन कोर को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना लिया। अब वेंचाओ प्योर एनर्जी का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता था, क्योंकि उसकी पूरी गोल्डन कोर डार्क एनर्जी पर ही बेस्ड थी। इन 2 सालों में वेंचाओ ने खुद को बहुत अच्छी तरीके से हील कर लिया था। ऊपर से उसने इतना स्ट्रांग डार्क कल्टीवेशन मेथड प्रैक्टिस की थी कि वो अब सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका था डार्क कल्टीवेशन में, और वो जान चुका था कि वो अब रेडी है पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पे फिर से अटैक करने के लिए। उसने उन बर्ड्स को भेजा था ताकि वो सारे प्योर कल्टीवेटर्स को फिर से वॉर के लिए आगाह कर सकें, और ऐसे करके वो सारे बर्ड्स ने पूरे क्लैंस में वो वॉर इनविटेशन स्प्रेड किया था। सो इनफ फॉर टुडे। डोंट वरी गाइज, विंग भी बहुत जल्द वापस आएगा और सब कुछ बहुत जल्द ठीक भी होगा।
आई नो, और फिर से वॉर की बातें आ गई, पर डोंट वरी, ये वॉर ज़्यादा लंबी नहीं चलने वाली। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस एफएफ में जो आप सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, बहुत जल्द शियांग वांग मूवमेंट्स भी आएंगे और ये एफएफ थोड़ी ही वक्त में ख़त्म भी होने वाला है, पर ज़्यादा जल्दी नहीं, मतलब 1-2 पार्ट में नहीं, शायद इसके और 5-6 या शायद 7-8 पार्ट बनेंगे। अगर छोटे बने तो ज़्यादा लंबा होगा, वरना बहुत जल्द ये एफएफ ख़त्म होने वाला है। सो गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।